नमस्कार नन्हे मित्रों, आज एक बार फिर से मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं आप लोगों को वर्ग नवम से लेकर के 12वीं तक की हिंदी शिक्षण को उपलब्ध कराता हूं और साथ ही साथ मेरी योजना के अनुसार इसमें मैं प्रत्येक रविवार को अपनी कविताएं भी जो मैं व्यक्तिगत रूप से लिखता हूं उसको भी डालने की मेरी कोशिश है और मैंने कुछ डाला भी है। लेकिन आज मैं ज़रा लंबी अवधि के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से लगभग 30-40 दिनों के बाद मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना नन्हे मित्रों कि देर से आना लेकिन दुरुस्त आना, तो आज मैं देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त होकर के आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार कविता लेकर, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। इस कविता के कवि हैं, जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में ये भी जान लीजिए कि इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं। राष्ट्र कवि कहते हैं कि जो राष्ट्रीय चेतनाओं से ओतप्रोत कविता को लिखे उसको राष्ट्र कवि कहते हैं। जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखना, अपने हिंदुस्तान के ऊपर, अपनी जननी जन्मभूमि मातृभूमि के ऊपर कविताएं लिखना, इनकी गौरव गाथा का गान करना अपनी लेखनी के माध्यम से, तो इस तरह की कविताओं को कहा जाता है देशभक्ति कविता। और यही कविता करने में सबसे आगे रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इसलिए इनका नाम रखा गया है राष्ट्र कवि। और चलिए अब फिर हम बात करेंगे ज़रा सा कविता को पढ़ने से पहले इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ज़रा सा कवि परिचय हो जाए, लेखक परिचय हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में। याद रखिएगा आप लोगों को, ये वैकल्पिक प्रश्नों में से जो हम लोग कहते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से, उसमें से आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्या होगा कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में सिमरिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था और इनके पिता रवि सिंह थे। मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। एंट्रांस और इतिहास से बीए करने के बाद जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई, आगे बढ़े, तो इन्होंने फिर अपने जीवन क्रम में कार्य करते हुए एचई स्कूल बरबीघा में एक स्कूल था एचई स्कूल, वहाँ ये पहले प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। फिर बाद में चलकर जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय, जो वहाँ ये हिंदी के प्रोफेसर रहे, और भागलपुर विश्वविद्यालय में ये कुलपति के पद तक इन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित, उपकुलपति के पद को सुशोभित किया था। इनकी रचनाओं में देखिए कि प्रणभंग, रेणुका, हालांकि इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कोशिश करी है कि यहाँ कुछ रचनाएं आप लोगों के बीच में दे पाऊँ। तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जो कर्ण पर लिखी गई कविता एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। रश्मिरथी और उर्वशी जो है एक ये कहिए कि पूरी पुस्तक है उर्वशी इनके कविता की, जो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण के ऊपर इनकी लिखी गई कविता है उर्वशी। और उर्वशी के बाद फिर संस्कृति के 4 अध्याय। नन्हे मित्रों, संस्कृति के 4 अध्याय एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना थी इनकी, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है कि जब कोई बहुत ही कह लीजिए कि जब कोई बहुत शानदार रचनाएं होती हैं, जब कोई बहुत ही बेहतरीन कृति होती है, तो उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर। उसके बाद उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था।
फिर भारत सरकार की ओर से इनको पद्म विभूषण तथा राज्यसभा सांसद भी ये रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के रामधारी सिंह दिनकर जी का ये परिचय हुआ। इस बीच में एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इनसे मिलता जुलता एक और नाम है रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर जी भी बहुत उत्कृष्ट रचनाकार हैं, उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। इनकी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी वर्ग नवम में, सूखी नदी का पुल। यदि नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगा कि एक बार अवश्य उसको पढ़ें। और मेरा एक वीडियो है उस पर, हालांकि वो अधूरा ही है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जा कर के इस कहानी का लाभ उठा सकते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिवाकर की वो कहानी थी और ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो नन्हे मित्रों, यहाँ आप उलझेंगे नहीं, यहाँ आप पापों की स्थिति में नहीं रहेंगे। दिनकर अलग हैं और दिवाकर जी अलग हैं। तो आइए अब हम आज अपनी कविता पर चलते हैं, जो हमारी आज की कविता है जनतंत्र का जन्म। ये जनतंत्र का जन्म कविता क्या है? आपकी कक्षा में जो वर्ग दसम की हिंदी की पुस्तक है, उस पुस्तक में बहुत सारी कविताएं हैं। भारत माता एक बहुत शानदार कविता है, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता। उसके बाद एक कविता आपका ये जनतंत्र का जन्म है। फिर एक कविता है जीवनानंद दास आनंद जी की लौटकर आऊँगा मैं। तो ये लौटकर आऊँगा फिर ये कविता है। तो ये सारी कविताएं जो उत्कृष्ट कविताएं, जो बेहतरीन कविताएं आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, तो उसमें से जो जनतंत्र का जन्म कविता है ये बहुत ही शानदार कविता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं भले देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। एक बहुत ही शानदार कविता लेकर आप लोगों के बीच बड़े दमखम के साथ उपस्थित हूँ। जनतंत्र का जन्म। तो इनके लेखक के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो मेरी आदत के अनुसार सबसे पहले हम वाचन करेंगे कविता का, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी किताब निकाल लें, और उस किताब पर जब मैं पढ़ूंगा तो उस किताब पर आपकी नज़रें हों। और आइए अब ये कविता जो जनतंत्र का जन्म कविता मैं एक बार पढ़ता हूँ, उस पर आप लोग ध्यान देंगे कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जब जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष मरते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावरे और हाल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो नन्हे मित्रों, ये कविता जो अभी मैं पढ़ रहा था, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पढ़ने के साथ साथ अपनी किताब पर आपने नज़रें गड़ा रखी होंगी। एक
बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप कविता का पाठन करते हैं, वाचन करते हैं, तो उसमें कहीं पर अल्प विराम है, कहीं पूर्ण विराम है, ये सभी चिन्ह दिए होते हैं। और हिंदी को पढ़ने के समय यह आवश्यक है कि जितना ध्यान आप उच्चारण पर देते हैं, उतना ही ध्यान आप उन चिन्हों पर भी दें। जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकेंगे, जहाँ अल्प विराम है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को कविता पढ़कर सुना रहा होता हूँ, उस समय आपकी नज़रें आपकी किताब पर हों, ताकि आप उन चीज़ों से रूबरू हो सकें, आप उन चीज़ों को देख सकें कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है। तो इन सभी चीज़ों को आप आगे ध्यान देंगे और इस पर ज़रा विशेष ध्यान देंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज की कविता का भावार्थ व्याख्या के साथ शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये कविता जो है, ये जनतंत्र का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जो कविता की आपको भारत जब आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से पहले हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो भारत की आवाम है, जो भारत की जनता है, उसने कभी सामंतवादी प्रथा में शोषण को सहा, कभी राजतंत्रीय व्यवस्था में शोषण को सहा, कभी अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया। तो इतने शोषण, इतने अत्याचार को सहने के बाद आज हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद एक नई सुबह आई है और एक नई सरकार, और सरकार को चलाने की जो व्यवस्था होती है उसके तरीके में परिवर्तन हुआ है। और जनतंत्र, जनतंत्र जिसको आप लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो आज प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र की स्थापना हिंदुस्तान में हो रही है। और उसी जनतंत्र के जयघोष को प्रस्तुत करती ये कविता है जनतंत्र का जन्म। नन्हे मित्रों, आप इस बात को जानते होंगे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र या जनतंत्र जो है, इसकी परिभाषा, जो सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर शासन है। यानी इसमें जनता खुद से, खुद के लिए खुद पर शासन करती है, खुद के द्वारा वो वोट डालती है जनता, और हमारे बीच से ही कोई जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको हम वोट डालते हैं, फिर वह सरकार का निर्माण करते हैं और फिर हमारे लिए वो निर्णय लेते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। तो कवि का यहाँ कहना है कि इतने दिनों का अत्याचार, जो ये सैकड़ों हजारों वर्षों का अत्याचार है, इस अत्याचार को सहते 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 आज वो सुबह आई है जब हिंदुस्तान में लोकशाही आई है। यानी जनता ही अपना अब मालिक है, खुद जनता ही अपना अब भगवान है। तो आइए आज इस कविता को हम देखते हैं, जनतंत्र का जन्म। कि कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि सदियों की ठंडी बुझी राख, यानी कि इतने दिनों से जो अत्याचार हो रहा था जनता पर, आवाम पर, आम आदमी पर, उस अत्याचार को जो आम आदमी, जनता हमारी सहती आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा ये एहसास था कि इसका विरोध होना चाहिए, इस पर विद्रोह होना चाहिए। हम हमेशा क्यों शोषण को सहें, क्यों अत्याचार को सहें। इस पर हमेशा इसलिए लिखा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जनता के अंदर जो ये विद्रोह की भावना थी कि हम अपने लिए, अपने नीति नियामक के लिए अपना नीति नियामक खुद होंगे, अपना नीति निर्धारक खुद होंगे। वो जो जनतंत्र आएगा, उस जनतंत्र के लिए उनके अंदर कहीं ना कहीं ये विरोध जरूर था। आज उसी चिंगारी ने शोला का रूप धारण किया है। आज वही चिंगारी, वही जो ठंडी बुझी राख थी, आज सुगबुगा उठी है, आज धधक उठी है और कह रही है। क्या कह रही है कि ऐ शोषण करने वाले लोगों, ऐ अत्याचारियों, हाँ, समय की आवाज़ को पहचानो, ठीक है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की 33 करोड़ जनता, जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय हमारी आबादी 33 करोड़ के आसपास थी। तो कहा गया कि आज हिंदुस्तान में
33 कोटि 33 करोड़ जनता आज सिंहासन पर बैठने के लिए आ रही है। इसलिए शोषण करने वाले लोगों, अत्याचारियों, तुम समय की आवाज़ को पहचानो और आज हिंदुस्तान का यह सिंहासन, भारत का यह सिंहासन उस 33 करोड़ जनता के लिए खाली कर दो। अब देखिए यहाँ कवि फिर क्या करते हैं कि जनता का चित्र खींचते हैं। कौन जनता, क्या है जनता, कौन है वो जनता जो आज आ रहे सिंहासन पर बैठने के लिए? तो कहा जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। मतलब उसको क्या कहा कि मिट्टी की अबोध मूर्त, अबोध जिसमें कोई बोध नहीं हो, कोई चेतना नहीं हो। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि माँ शारदे की जो मूर्ति बनाई जाती है, हम लोग प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में। तो वहाँ जो हम पूजा करते हैं, उनकी जो आराधना करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि माँ शारदे की प्रतिमा को लाते हैं या फिर किसी और प्रतिमा को आपने बनते देखा होगा। तो जब उसमें कलर नहीं होता है, जब उसको वस्त्र नहीं दिए जाते हैं, जब उसका सजावट नहीं हुआ रहता है, जब उसकी आँखें चित्रित नहीं की जाती हैं, तो वो क्या होता है कि वो उदास लगती हैं। तो इसलिए यहाँ क्या कहा है कि जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, माना अबोध जिसमें कोई बोध नहीं हो, कोई चेतना नहीं हो। जनता के यहाँ का उसके अंदर कोई चेतना ही नहीं। इतने दिनों से उसने शोषण को सहा, अत्याचार को सहा। आज वही जनता, क्या चित्र खींचा है कवि ने, देखिए क्या शानदार चित्र दिनकर साहब खींचते हैं जनता का कि जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की सदक कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुँह खोल कुछ कहने वाली। क्या है कि जनता, कौन जनता? जो मिट्टी की अबोध मूर्त है, जिसके पास कोई बोध नहीं है, जो हमेशा दुख, हमेशा ताप, हमेशा शोषण, हमेशा अत्याचार को सहते आई, लेकिन फिर भी क्या कहा कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह खोल कुछ कहने वाली। ये वही जनता है कि जब इसका शोषण किया जा रहा है, जब इसका अत्याचार किया जा रहा है, तब इसने कभी उसको विरोध नहीं किया। सब दिन उसको सहा, सब दिन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को वह सहते आए, वही जनता। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कवि की जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। मतलब क्या कह रहे हैं कवि कि जनता, वो जनता जिसको मानो कसम दे दिया गया कि तुमको चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन तुमको कभी मुंह खोल के अपने दर्द को बयां नहीं करना है। नन्हे मित्रों, ये अत्याचार, ये शोषण एक दिन का नहीं है। बहुत पहले राजतंत्र जब चला तब जनता को कोई अधिकार नहीं था। सामंतवादी व्यवस्था जब थी उस समय जनता को कोई अधिकार नहीं, उस समय उसका शोषण हो रहा था। उसके बाद जब अंग्रेजी शासन आया तो उसमें तो और ज़्यादा इंतहा हो गई शोषण और अत्याचार का। तो वही जनता जो उस शोषण और उस अत्याचार को सहते आ रही है, आज वही जनता जिसको जो ये सब कहते हैं कि ठीक है, इतना तो उन्होंने सहा, इतना तो उन्होंने सब चीज़ कहा, लेकिन उसका जनमत क्या है, उसका क्या विचार है कि उस सहने के बाद भी उसको कुछ मिला? कहीं कुछ नहीं मिला। सबने उसको क्या समझा? दूध मुँहे बच्चे की तरह समझा। जब नन्हा बच्चा रोता है किसी खिलौने को, मतलब क्या, एक ताजमहल जो देख लेता है वो, तो रोता है वो कि मम्मी मम्मी हमको ताजमहल दिला दो। तो जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को ताजमहल की एक प्रतिकृति, उसका एक खिलौना खरीद करके दे देते हैं कि वो दूधमुही बच्ची जो है, वो दूधमुहा बच्चा जो है, उसको देख करके खुश हो जाता है कि यही खिलौना है। तो इतने दिनों के अत्याचार को सहने के बाद कभी क्या कह रहे हैं कि सब दिन उसने अत्याचार को सहा, सब दिन उसने अनाचार को सहा, लेकिन इस अत्याचार और अनाचार को सहने के बावजूद उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लोगों ने क्या समझा? उसको फूल समझा। जैसे कि आप पूजा करने जब जाते हैं तो पूजा करने के क्रम में जब आपको फूल की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हैं कि किसी बगीचे में जाते हैं और बगीचे में जाकर के उसके दोने से जो आप डाली लेकर के जाते हैं, फूल की डाली, उसमें से हम मुर्गा मोचार लेते हैं। मुर्गा मोचारना मतलब उस फूल को तोड़ करके उसकी कोई आशा, अभिलाषा, इच्छा नहीं पूछते कि भैया तुमको तोड़ें या नहीं तोड़े, ऐसा कोई नहीं पूछता है। बस उसको तोड़ करके अपनी सुंदरता के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी पूजा के लिए जैसे मन होता है हम उसको तोड़ करके अपने बर्तन में ले लेते हैं। तो जनता को भी यहाँ वही कहा गया कि वह क्या है? मानो वो फूल है जिसको जब चाहो तोड़ करके अपने बर्तन में ले लीजिए, अपने दोने में ले लीजिए। और फिर क्या? दुधमुही बच्चा, दुधमुहा बच्चा उसको कहा गया है कि जिसको जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने। मतलब वो किसी चीज़ की जब मांग करता है तो उसकी प्रतिकृति उसको खरीद करके देते हैं कि बेटा यही है बाबू, यही है खिलौना, इसी चीज़ पर तुमको चलना है, यही लेकर के चलना है।
वही जनता, कितना सुंदर देखिए चित्र खींचा, वो अबोध मूर्त है, वह उसको कसम दे दिया गया कि कष्ट हो लेकिन तुमको बोलना कुछ नहीं है, शोषण को सहते रहना, अत्याचार को सहते रहना, लेकिन कहना तुमको कुछ भी नहीं है। फिर देखिए क्या है, लेकिन अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। लेकिन वही जनता जो मिट्टी के अबोध मूर्त है, वही जनता जिसको आप फूल समझते हैं तोड़ करके अपने दोने में सजा लेते हैं, वही जनता जिसको कसम दे दिया गया है कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए तुमको कुछ बोलना नहीं है, कष्ट को सहते रहना है, शोषण और अत्याचार को झेलते रहना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है, वही जनता जब अपने अधिकारों को जान लेती है, जब वह सजग हो जाती है, तो पूरे विश्व का इतिहास कहता है कि भूडोल होता है, धरती कांपने लगती है जब जनता अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के भ्रुकुटी चढ़ाती है, तैयार होती है अपने अधिकारों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने कक्षा के इतिहास की पुस्तक को पढ़ी होगी, समाजवाद और साम्यवाद। जिस समय ये क्रांति आई थी नन्हे मित्रों, समाजवाद और समाजवाद की क्रांति, उस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी रूस, सबसे बड़ी शक्ति। वहाँ जारशाही चलता था। तो जारशाही और फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ी होगी। वहाँ भी लुई का शासन चलता था, लुई 14वां, लुई 16वां, ये लुई फिलिप, इन लोगों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जब वो लोग मदांध हो गए सत्ता पर बैठ करके, जब उन लोगों को लगा कि नहीं हम ही हैं जो हैं, मैं ही राज्य हूँ, ऐसा कहने वाला व्यक्ति जब सत्ताधीश जब मदांध हो जाए, तो हर एक व्यक्ति, हर एक आम आदमी का यह कर्तव्य होता है कि वह उसको सिंहासन से खींच करके हटा दे। और यही चीज़ कवि भी क्या कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी भी यही चीज़ कह रहे हैं कि लेकिन होता भूडोल का वह जनता जिसको आप मिट्टी का अबोध मूर्त समझते हैं, वह जनता जिसको आप दुधमुही बच्चे की तरह खिलौना दे देते हैं, प्रतिकृति दे देते हैं, जिसको आप फूल समझते हैं, तोड़ करके अपने बर्तन में अपनी पूजा के लिए, अपनी सजावट के लिए आप उसको तोड़ लेते हैं, वही जनता जो अपने अधिकारों के लिए सजग होती है, तो विश्व इतिहास कहता है कि धरती कांपने लगती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि ऐ शोषण करने वाले लोगों, ऐ अत्याचारियों, अब इस सिंहासन को खाली कर दो, इस पर बैठने के लिए हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की 33 करोड़ जनता आ रही है, और वह जनता जिसको उसके लिए तुमको क्या करना है, इस सिंहासन को खाली कर देना है। फिर देखिए क्या कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कितनी सुंदर पंक्ति, मुझे बहुत पसंद है ये पंक्ति कि हुंकारों से महलों की, जब जनता अपने अधिकारों के लिए सजग होती है, जय घोष करती है, तो उनके जय घोष के सामने बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएँ क्या हो जाती, ध्वस्त हो जाती हैं, एकदम भड़भड़ा करके समाप्त हो जाती है। फिर से एक बार इसको ध्यान दीजिएगा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। थोड़ा सा समय मैं लूँगा, ज़रा सा स्लाइड को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तुरंत आप लोगों के से आकर के रूबरू होता हूँ। चलिए एक बार फिर से तो मैं कह रहा था कि मुझे ये पंक्ति व्यक्तिगत रूप पर इस कविता में सबसे ज़्यादा पसंद है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। मतलब क्या है कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो उनके जयघोष से बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ क्या हो जाते हैं, राख की तरह भड़बड़ा कर गिर जाती हैं। और जिस काल को हम दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिस काल से कोई नहीं बच सकता, उस काल की भी क्षमता नहीं है कि वह जनता के बढ़े हुए उस कदम को रोक सके। वह जब अपने अधिकारों के लिए सजग होती है,
मैंने अभी अभी कहा आपसे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी रूस, लेकिन समाजवादी क्रांति में जब आम आदमी के मन में ये आया कि नहीं, इसको इस जारशाही को समाप्त कर देना है, तो जब जनता सजग होती है तो उस दुनिया की महाशक्ति में जो सबसे बड़ा राजा होता है उसको गद्दी से हटना पड़ता है, उसको उस गद्दी का परित्याग करना पड़ता है। ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति जनता की है, ये शक्ति आम आदमी की है। इसलिए कहा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ। यानी जनता, काल भी जनता को उस समय नहीं रोक सकती, बल्कि काल को भी जनता के साथ चलना पड़ता है, उस जुलूस के साथ, उस हुजूम के साथ, उस जयघोष करती हुई उस भीड़ के साथ चलना पड़ता है। फिर देखिए क्या है, अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द, माने ये जो हजारों वर्षों से शोषण और अत्याचार की जो पराकाष्ठा जो जनता सहते आ रही है, ठीक है, जो जनता सहती आ रही है, उस जनता क्या कहा कि अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार बीता। कि मतलब ये जो है कि जो वो शोषण और जो अत्याचार को हम जनता सहती आ रही थी, अब वो समय बीत चुका। और क्या, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। गवाक्ष मतलब छाती, अंबर मतलब आकाश। कहा आज आकाश के सीने में आग लगी। देखिए कितना सुंदर शब्द सामंजन है, कितनी सुंदर पंक्ति है कि अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यानी कि आज आसमान के सीने में आग लगी हुई है, आज आकाश धधक रहा है। धधकने का मतलब क्या है कि आज आसमान के पास जो है वहाँ जब जनता जयघोष कर रही है तो वह कहते हैं कि जैसा लग रहा है कि जैसे आज आकाश जल रहा हो, वो अनंत आसमान जो है। इसलिए मैंने कहा कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी पंक्ति लाए हैं यहाँ पर दिनकर जी। कह रहे हैं कि आसमान के सीने में आग लगी है। जब जनता अपने जयघोष, अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के चली, तो आज आकाश के सीने में, उसके गवाक्ष में, अंबर में आग लगा हुआ है। कभी कभी हमने कहते कि आसमान में आग लग गया, तो वही बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिढ़ते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। मतलब क्या है कि ये जो आसमान है जिसको हम कहते हैं अनंत, तो उसका देखिए, इसको हम उपमा भी मान सकते हैं कि जिस शोषण और जिस अत्याचार को लग रहा था कि ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उस शोषण, उस अत्याचार में आज आग लगी हुई, आज वो समाप्त हुआ है। आज जनतंत्र आया है हिंदुस्तान में। आज भारत की जनता आज क्या बनेगी? राजा बनेगी। और एक नहीं, 33 करोड़ जनता। आगे आप देखेंगे कि 33 करोड़ जनता। तो क्या कहा कि यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिढ़ते तिमिर का, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, चिढ़ते तिमिर का वक्ष। यानी आज उस शोषण, उस अत्याचार को, उसके सीने को फाड़ते हुए भारत की जनता, हिंदुस्तान की आवाम आज आ रही है सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा है, ये जो पूरा विश्व है, इस विश्व में सबसे बड़ा जनतंत्र हमारे देश का है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां, और लोकतांत्रिक देश के तहत सबसे पहला, सबसे बड़ा देश हम हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यानी आज एक व्यक्ति राजा नहीं बनने वाला है, आज 33 करोड़ जनता हिंदुस्तान की राजा बनेगी। ठीक है, इसलिए आज इस सिंहासन पर 33 करोड़, मैंने कहा था कि 33 करोड़ जनसंख्या, और उसी 33 करोड़ की चर्चा यहाँ पर है कि 33 करोड़ लोग आज क्या बनेंगे? हिंदुस्तान के जो हैं वो राजा होंगे। 33 करोड़ व्यक्ति के सिर पर भी एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान में जो है वह क्या होगा? अपने देश में अपनी सरकार को चयन करेगी और अपने नीति का खुद अपने प्रतिनिधियों के द्वारा निर्धारण करवाएगी। अब अगली पंक्ति है कि आरती लिए, देखिए एक कविता की ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राज प्रसादों में, महलों में, तहखानों में। यानी आप किस देवता को ढूंढ रहे हैं आरती की थाल सजा करके? जनतंत्र का भगवान, लोकतंत्र का भगवान वो आम आदमी है
जो आपको किसी मंदिर, मस्जिद या राजप्रसादों में, राजमहलों में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो विश्वकर्मा है, वो आम आदमी जिसके हाथ की चोट से, जिसके छेनी की चोट से अजंता और एलोरा जैसी गुफाएं निकली हैं, कलाकृति निकली है, विश्व प्रसिद्ध कलाकृति। वो जनता, वो जो लोकतंत्र का भगवान आपको कहाँ मिलेगी? वो जनता आपको कहाँ मिलेगी? वो जनता मिलेगी सड़कों पर, क्या करते हुए? किसी एसी में हवा लगाते हुए नहीं मित्रों, बल्कि सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए। ही मजदूर विश्वकर्मा है। इनके ही हाथों से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, जिस पर हम गुमान करते हैं, जिस पर हम घमंड करते हैं, वही आम आदमी के हाथों से, उसके परिश्रम का वो नतीजा है। तो वही कहा कि तुम आरती लेकर के किसको ढूंढ रहे हो? लोकतंत्र के भगवान किसी मंदिर, मस्जिद या राजमहल में नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र का भगवान आपको मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, कि हिंदुस्तान की जो आवाम है, जिनके हाथों में वो जो खेती करती है, तो जो कुदाल, फावड़ा अपना कुदाल को हम फावड़ा कहते हैं, ठीक है, वो जो कुदाल उसके हाथों में है, आज वह कुदाल राजदंड बनने को है। राजदंड एक अलग प्रकार की एक दंड हुआ करता था, सोने का या किसी प्रकार का, एक जो है इसको सत्ता का प्रतीक माना जाता था। तो वही कहा कि आज उसका जो वो फावड़ा है, उसका जो हल है, जो उसके कंधे पर है, वो हल, वो फावड़ा आज राजदंड बनने को है। और शरीर पर जो मिट्टी लगी है, वो मिट्टी सोने की तरह उसका पोशाक बनकर के चमक रही है। फिर अंत में कवि क्या कहते हैं कि ऐ शोषण करने वाले लोगों, ऐ अत्याचारियों, दो राह समय के रथ का घर करना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब अब तुमको हट जाना है। अब हिंदुस्तान की 33 करोड़ जनता अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आ रही है। आज शोषण का वो अध्याय जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है, समाप्त हुआ। आज अत्याचार का वो अध्याय खत्म हुआ। आज भारत की जनता का भाग्य जगा है और आज़ाद हिंदुस्तान की आवाम आज अपने सिंहासन पर बैठेगी। यहाँ एक लोकतंत्र, जनतंत्र का जन्म हो रहा है। और इसी जनतंत्र में, लोकतंत्र में जयघोष करती दिनकर साहब की शानदार कविता, जिसकी व्याख्या भी आप लोगों ने सुनी। तो ये जनतंत्र का जन्म कविता की व्याख्या थी। कविता यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये व्याख्या। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो के अंत में कहता हूं कि आप कोशिश करेंगे सबसे पहले इसकी जो व्याख्या मैंने करी है, जहां तक आपको याद हो उसको आप अपने नोट्स में उतार लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर तब हम लोग आगे बढ़ कर के अगले वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों को मिलेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीष।